ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, मतलब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारे फिजिक्स में भी काम आएगी। ठीक है साहब, तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमारे पास में जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास में क्या है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है साहब, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 10th में जो है जो पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, मैं उसको एक बार आपको याद दिला देता हूँ। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने सेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और एरिया हम लोगों ने निकालना सीखा था। एनसीईआरटी में ये 3 टॉपिक हैं। आई बात समझ में? ठीक है साहब, जो एरिया हम लोग ट्रायंगल का निकालते हैं तो ये 3 टॉपिक ही एनसीईआरटी में हैं। किसी किसी बोर्ड में, आईएससी जैसे बोर्ड में स्लोप वगैरह निकालना भी सिखाते हैं, बट वो 11th क्लास में आता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ठीक है, और ये स्लोप वगैरह निकालना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे पास जो है मैथ्स में काम आता है, सॉरी फिजिक्स में काम आएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। वैसे तो पूरा 1 महीने तक ये टॉपिक चलता है अगर तब इससे पढ़ाया जाए मैथ्स के हिसाब से तो। ठीक है, तो अभी हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास में स्लोप होता क्या है। ठीक है साहब, तो अगर हम लोग बात करें स्लोप के बारे में, अगर हम लोग किसकी बात करें बेटा, स्लोप के बारे में बात करें, तो हमारे पास स्लोप क्या होता है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है साहब, ओके। तो अगर हम लोग बात करें स्लोप के बारे में, तो स्लोप को हम लोग बोलते हैं ढलान। क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप को ढलान बोलते हैं। ठीक है ना, सो हिंदी में बोला जाए तो स्लोप का मतलब ढलान होता है। इसी को हम लोग ग्रेजियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेजियंट भी कहते हैं। ठीक है साहब, तो ग्रेजियंट बोलिए या स्लोप बोलिए, एक ही बात है। ओके, नाउ तो स्लोप हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमारे पास में ये वाई एक्सेस है। ठीक है साहब, इस तरीके से हमको दिया गया है। ओके, और ये हम बोल सकते हैं कि हमारे पास वाई एक्सेस है। ऐसे हम एक एक्स एक्सेस यहाँ बना लेते हैं, ये हमारे पास में एक्स एक्सेस है। ठीक है साहब, इसका नामकरण कर देते हैं साहब। तो ये हो गया हमारे पास में एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हमारे पास में हो गया y, और ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा? y डैश। ओके, नाउ इफ वी हैव 2 लाइंस। ओके, अगर हमारे पास मान लीजिए इस तरह से लाइंस दे रखी हैं, मान लीजिए एक लाइन हमारे पास में इस तरीके से बना देता हूँ मैं आपके समझने के लिए, और एक लाइन में जो है इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें चीज़ों को। ठीक है साहब, तो इस तरीके से दिया गया है बेटा। ओके, नाउ अब आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि थीटा किधर से नापना होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको रफली आइडिया दे दूं कि हमारे पास में 2 प्रकार के एंगल हो सकते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव एंगल। एक कौन सा एंगल होता है बेटा? पॉजिटिव एंगल। और एक दूसरा कौन सा होता है बेटा? नेगेटिव एंगल। आई बात समझ में? नेगेटिव एंगल होता है अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज नापोगे, मतलब अगर आप इस तरीके से नापोगे तो एंगल पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर आप एंगल को इस तरीके से नापोगे तो कैसी वैल्यू मिलेगी आपको? नेगेटिव, माइनस नेगेटिव एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव एंगल होता है, और क्लॉकवाइज जो मेजर किया जाता है वो नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ सुनो ध्यान से, तो जो लाइन हमारी होती है उसने एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया हुआ है उसको हमें देखना होता है। जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल देखना है और चलना कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना। तो जो ये वाला एंगल थीटा होता है बेटा, इसको हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग इंक्लिनेशन। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? हम लोग झुकाव। समझ में आया नहीं आया साहब? तो ये इस तरीके से हमारे पास में आ जाता है। ओके, इंक्लिनेशन। ओके, नाउ तो यहाँ पर जो थीटा, जैसे इस वाली लाइन के लिए थीटा नापना है तो इस वाली लाइन के लिए जो थीटा होगा वो इस तरीके से नापा जाएगा। इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो इस थीटा को। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो हियर यू कैन सी थीटा इज एक्यूट, बट हियर यू कैन सी थीटा इज ऑब्ट्यूज। आई बात समझ में क्या? ठीक है साहब, तो आपको मैंने ये वाली बात शायद बताई हुई होगी कि हमारे पास में अगर थीटा 90 से बड़ा है तो जो tan होता है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया होगा ये वाली बात। और यहाँ पे अगर हमें स्लोप निकालना होता है तो स्लोप का मतलब होता है बेटा हमारे पास में tan थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास में? tan थीटा, यानी m इज इक्वल टू हमारे पास में tan थीटा होता है। अब अगर थीटा पॉजिटिव है तो tan थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा पॉजिटिव मतलब एक तो है कि थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, थीटा नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो आप जानते हो कि tan 90 तक, है ना, 90 से छोटे अगर पहले कोई एंगल दे रखा है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और 90 से लेके 180 के बीच में जो tan होता है वो नेगेटिव रहता है।
बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि अगर मैं लाइन नंबर 1 की बात करूं, अगर मैं लाइन नंबर 1 की बात करूं और अगर मैं इसको लाइन नंबर 2 बोल दूं, तो लाइन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसका स्लोप जो है बेटा, लाइन नंबर 1 का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। हियर थीटा इज व्हाट? एक्यूट, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है। अगर 90 डिग्री से छोटा है ये वाला जो एंगल है बेटा, अगर 90 डिग्री से छोटा है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर tan पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है साहब। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था अभी कि ये वाला जो थीटा है, लाइन 2 के लिए जो थीटा बन रहा है वो आप देख सकते हो 90 से बड़ा है। सो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ये कैसा हो गया बेटा? ऑब्ट्यूज हो गया, 90 से बड़ा है। तो थीटा 90 से बड़ा है और 90 से बड़ा होने पर tan नेगेटिव हो जाता है, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। मतलब लाइन 2 का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ओके, और लाइन 1 का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ये वाली बात समझ में आ रही है? देखो स्लोप मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, कल अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो मैंने फिजिक्स में भी कल स्लोप की बात की थी, जब मैंने कहा था कि dv अपॉन dt का मतलब होता है एक्सेलरेशन, यानी कि जब हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। और अगर वैसे देखा जाए कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अपन क्या बोलते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन आता है। मैंने कल पढ़ाया था, तो वहां पर स्लोप का जिक्र हुआ था, इसलिए मुझे स्लोप बताना पड़ रहा है आपको, क्योंकि वहां पर हम इसी तरीके से स्लोप मेजर करेंगे, ठीक है, या इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल होगा। तो स्लोप समझ में आ गया आपको कि हमारे पास किस तरीके से हम लोग स्लोप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं। बाकी मैं आपको एक दो फॉर्मूले बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री देखनी है तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप उसको अच्छी तरह से देखो, समय को यूटिलाइज करो, ठीक है, जितनी ज्यादा बार देख सकते हो उतनी ज्यादा बार देखो। फिलहाल केवल 2-3 फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास में tan 180 माइनस थीटा है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इसका आंसर आता है माइनस का tan थीटा। कितना आता है बेटा? माइनस का tan थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस का tan थीटा होती है। ठीक है, क्यों, कैसे, किस लिए, वो आप ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोलो। tan 90 प्लस थीटा बेटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। आई बात शो में क्या 90 आते ही चेंज आता है एंगल, मतलब tan कॉट में बदल जाएगा, क्योंकि आप हो इस समय सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, इसलिए tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा ही होगा। ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखो। बाकी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, वो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है साहब, इन्हीं दो से ही आपका यूज काम हो जाएगा। बाकी अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री देख लो, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। आई बात शो में क्या, अब देखना आपका काम है। ठीक है साहब, तो ये हमें समझ में आ गया होगा कि tan हमारे पास किस तरीके से दिया जाता है, तो हम आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू, चलो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ किस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है साहब, अगर मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास में कुछ भी सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है साहब, अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस हमें यहाँ पे क्या हो रखा है बेटा, दे रखा है। ठीक है साहब, अगर मान लीजिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे गिवन है। ठीक है साहब, इस तरीके से बना देता हूँ मैं इसको बढ़िया वाला। तो ये मेरे पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है साहब, नाउ अब लाइंस बना देते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आ जाएं। मान लीजिए एक लाइन आपके पास में इस तरीके से दे रखी है। ठीक है साहब, एक लाइन आपके पास में जो है, 2-3 लाइनें बता देता हूँ ताकि आपको स्लोप का नॉलेज मिल जाए। वैसे तो अभी मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है साहब, एक लाइन हमारे पास ये भी है। ठीक है साहब, और एक लाइन मान लीजिए हमारे पास में ये भी है। एक लाइन ऐसी भी बनाई जा सकती है। ठीक है साहब, और ऐसी भी लाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, एक लाइन को मान लीजिए मैंने जो है यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, ये भी एक लाइन है। आई वाज शो में। ठीक है साहब, तो अब सुनो ध्यान से। तो आप ये जानते हो कि ये आपके पास में वाई एक्सिस है ना, दिस इज वाई डैश, क्योंकि और ये आपके पास में एक्स डैश है और ये आपके पास में जो है एक्स एक्स एक्स। ठीक है, मतलब पूरा एक्स एक्सिस है, एक एक्स और एक एक्स डैश है। ठीक है बेटा। नाउ यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स गिवन है, जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 60 डिग्री आपको ये वाला एंगल दे रखा है। ठीक है साहब, और बाकियों के लिए कोई एंगल नहीं दिया गया है। वो आपको पता ही है कि ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 यहाँ पे बना रही है और ये वाली 90 यहाँ पे बना रही है। इसको मैं कह रहा हूँ लाइन नंबर 1, इसको मैं कह रहा हूँ लाइन नंबर 2, इसको मैं कह रहा हूँ लाइन नंबर 3, इसको मैं कह रहा हूँ लाइन नंबर 4, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ऑल द लाइंस। ओके, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी आपको। स्लोप का मतलब क्या होता है भाई, m इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। थीटा आपको पता होना चाहिए। थीटा कैसे नापना है? एंटी क्लॉकवाइज, वही पॉजिटिव से, यानी कि इधर से जाना है, इधर से। तो यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है इधर से, तो पहली वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ उसको मैं m1 बोल देता हूँ। तो m1 के लिए हमारे पास में आ जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1/√3।
ओके। नाउ इसके बाद हम लोग निकालेंगे लाइन 2 का स्लोप। तो लाइन 2 का स्लोप मतलब m2। आई वाज शो में क्या, और बच्चा क्या करेगा, जल्दीबाजी में लिख देगा tan 60, और वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको 60 डिग्री का एंगल लेना ही नहीं है। मैंने क्या कहा था, एंगल इधर से नापना है, ये रहा आपका x एक्सिस से इधर की तरफ जाना है ऐसे नापते हुए। तो ये वाला एंगल बताना है आपको, ये 60 है तो ऑब्वियसली ये 120 डिग्री ही होगा क्योंकि टोटल 180 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 120 डिग्री। आई वाज शो में। अब आप देखो tan 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है मैं 120 को ऐसे लिख सकता हूँ tan 180 माइनस ऑफ 60 डिग्री, है ना भाई। 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा। और अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला क्या बताया कि tan 180 माइनस थीटा, अगर आपको ऊपर का फॉर्मूला याद हो तो अभी मैंने क्या बताया था, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 180 180 है, लेकिन थीटा का काम कौन कर रहा है आपका यहाँ पे 60 डिग्री। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, देखो ये माइनस माइनस आपने लगा दिया, फिर tan आपने लगा दिया, और थीटा का काम कौन कर रहा था 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो कुल मिला के आंसर आ गया -√3। यानी इसका स्लोप कितना आ गया आपके पास में, इसका स्लोप आपके पास में आ गया बेटा माइनस का √3। किसका स्लोप आ गया, दूसरी वाली लाइन का। इन सिमिलर फैशन यू कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द थर्ड लाइन। नाउ यू कैन सी जो तीसरी लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। देखो ना ध्यान से, जो तीसरी लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। आई बात समझ में क्या, ठीक है साहब। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है साहब। ऐसे ही अगर हम देखें तो जो चौथी लाइन है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप अगर आप निकालोगे तो tan 90, है ना, क्योंकि वहां पे थीटा 90 डिग्री बनेगा। आप नाप के देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा आपके पास में। tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है 0, और अगर कोई लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप होता है इनफाइनाइट। आई बात समझ में कैसे होता है, अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो ये स्लोप की कहानी है छोटी थोड़ी बहुत, और हमें इसके ऊपर फोकस करना है। और आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में जो है स्लोप में क्या क्या कंडीशन बन सकती है, ठीक है साहब। नाउ अगर हम लोग बेटा आगे की बात करें तो हमारे पास में आता है कि हम लोग स्लोप वास्तव में निकालते कैसे हैं। स्लोप का हम दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए इस तरीके का आपके पास कंडीशन दी गई हो, ठीक है, समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा समझने की जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा, वैसे तो समझ में आ जाएगा पूरा आपको, ठीक है बेटा। ये हमारे पास मान लीजिए दिस इज आप जानते हैं y हमारे पास में है, और ये हमारे पास में y डैश है, ठीक है साहब। ओके, हालांकि आपको इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिजिक्स में अगर आप थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाएंगे, आई वाज में फिजिक्स में जैसी लेवल बढ़ेगा बेटा समझ लो आपको मैथमेटिक्स की पूरे नॉलेज होना चाहिए, आई वाज में, ठीक है साहब, तभी आप उसको कवर कर पाओगे, वरना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, मान लीजिए हमारे पास में ये एक लाइन है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो मैं इसको यहाँ तक बना देता हूँ। मान लीजिए चलिए इस तरीके से लाइन जा रही है, ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है साहब। ये हमारे पास में क्या है बेटा, एक लाइन है। ओके, अच्छा, अब अगर मान लो मुझे थीटा नहीं दे रखा है, इसमें केवल 2 पॉइंट दे रखे हैं। मान लो एक पॉइंट मुझे यहाँ दे रखा है ए, और उसके कोऑर्डिनेट मुझे दे दिए गए हैं बेटा x1, y1। ओके, और एक पॉइंट मुझे यहाँ दिया गया है बी, और उसके कोऑर्डिनेट मुझे कितने दिए गए हैं x2, y2। तो कोऑर्डिनेट का असली मतलब तो आप जानते हो क्या होता है ना, अगर, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला एंगल अगर मान लो अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए, क्योंकि मुझे स्लोप निकालना है, तो m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। यानी कि अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे निकालना है थीटा, मतलब थीटा मतलब tan थीटा निकालना है। तो देखिए ध्यान से मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो वैल्यू है ये वास्तव में y1 है, ठीक है साहब, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिस्टम है ये आपके पास में x1 है, क्योंकि आप जानते हो जब इस x1 पे यहाँ पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो x1 बन जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस, अगर आप इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो तो आपको ये वाली जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे x एक्सिस में, वो कितनी मिलेगी आपको बेटा, x2 मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी। और अगर आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको ये वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, y2 मिलेगी, ठीक है साहब। अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ से इस तरीके से इसको परपेंडिकुलर डाल के मिला दिया और इस पॉइंट का नाम रख दिया c। समझ में आया नहीं आया, ध्यान से। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी कि अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालूंगा, यहाँ से tan थीटा निकालूं, एक ही बात है। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AC। क्या हो जाएगा बेटा, BC अपॉन AC। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है साहब। ओके, अभी देखो फिजिक्स में चला जाएगी पूरी बात, ठीक है। तो BC अपॉन AC, तो BC हम लोग कैसे निकालेंगे, तो BC अगर आपको निकालना, देखो आपको पता है कि ये वाला y1 है और पूरा y2 है, इसका मतलब इतनी डिस्टेंस कितनी बचेगी, y2 माइनस y1, जो यहां से लेके और यहां तक बचेगी वो कितनी बचेगी आपके पास में, y2 माइनस y1। और जो ये बचेगा ये कितना बचेगा आपके पास में, x2 माइनस x1, क्योंकि पूरा x2 है और यहां तक x1 है, तो ये बचा x2 माइनस x1। तो कुल मिला के आंसर क्या बन गया आपके पास में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। तो और कल मैंने आपको एक बात बताई होगी कि जो हमारे पास में y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 होता है, उसको हम जैसे कल क्या था हमारे पास में, जो हमने डेल्टा v को v2 माइनस v1 लिखा था और डेल्टा t को क्या लिखा था, t2 माइनस t1 लिखा था फिजिक्स में, अगर आपको याद हो
तो y2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y, और x2 को हम लोग x2 माइनस x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x, यानी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, है ना, को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं। इस तरीके से स्लोप डिफाइन किया जाता है, m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी ऊपर कौन सा आएगा, y एक्सिस वाला पार्ट, और नीचे कौन आएगा, x एक्सिस वाला पार्ट। अब आप जैसे एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो, तो एक्सेलरेशन आप क्या बोलते हो बेटा, आप एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बोलते हो ना। तो डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी अगर मैं x एक्सिस की जगह टाइम एक्सिस मान लूं और y एक्सिस की जगह वेलोसिटी मान लूं, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और उसमें मिलना क्या चाहिए था आपको, स्लोप, यानी जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बन जाता है, कब, जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो कल वाली बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जब हमारे पास में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता है, तो उस समय उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। स्लोप क्यों होता है, समझ में आया आपको? Why it is slope? Because it is delta v by delta t। ये स्लोप क्यों है बेटा? क्योंकि डेल्टा वी बाई, जैसे यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपके सामने डेराइव किया मैंने अभी, जैसे यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को आप स्लोप बोल रहे हो ना, वैसे यहाँ पे वाई की जगह वी आ गया, और क्या है, और एक्स की जगह टी मान लिया हमने। सिमिलरली जब आप वेलोसिटी को निकालते हो तो आप क्या लिखते हो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। जब आप वेलोसिटी को लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लिखते हो नहीं लिखते हो? ठीक है, तो डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी अगर y एक्सिस की जगह, अगर आप y एक्सिस की जगह डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लो, और x एक्सिस की जगह अगर टाइम को आप सपोज कर लो, तो बताओ ये आपके पास क्या बन गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जैसा नहीं दिख रहा आपको? तो जब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जैसा दिखता हो तो उसे तो हम स्लोप बोलते हैं, क्योंकि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मतलब तो स्लोप होता है। इसका मतलब वेलोसिटी स्लोप है, लेकिन वेलोसिटी किसका नतीजा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। ये समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपके पास ग्राफ दे रखा है और अगर आप उसका स्लोप निकाल दो तो आपके पास वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एवरेज वेलोसिटी देगा यहाँ से, यानी ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एवरेज। और ये क्या चीज देगा बेटा आपको, ये भी आपको एवरेज एक्सेलरेशन देने वाला होता है। यानी वास्तव में जो आप यहाँ पे निकालते हो ना, वो एवरेज आता है। क्या चीज आता है बेटा, एवरेज आता है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो ये हमारे पास कंडीशन बनती है इस तरीके से, यानी अगर मैं स्लोप की बात करूं तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, ठीक है, और बहुत ही आसान होगा इस तरीके से कर पाना, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो आपको स्लोप के बारे में मैंने बहुत हद तक बता दिया है, फिर भी हम लोग जरूरत पड़ने पे धीरे धीरे और पढ़ेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ आगे, हमारे पास में इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ठीक है साहब। सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट। में इंटरसेप्ट हमारे पास में 3 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो 2 प्रकार के मान लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तीसरा आप खुद ही समझदार है, जेड इंटरसेप्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये हमारे पास में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इस तरीके से मैंने बना दिया, में मान लीजिए ये हमारे पास में वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस इस तरीके से मैंने बना दिया है, ओके, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। तो ये हमारे पास में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, एंड इफ यू हैव अ लाइन, ये हमारे मान लीजिए, और इस तरीके से हमारे पास में एक लाइन दे रखी है, आई बात में, ठीक है साहब। ये आपके पास में मान लीजिए हमारे पास में एक लाइन दे रखी है, तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, वो उसका वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। जैसे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ए बोल दे रहा हूं, और ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन होता है, आपको पता है ओ है, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बी, तो जो ओ है ना आपका, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। समझ में आया नहीं आया? तो यहां से लेके यहां तक का जो पूरा सिस्टम होता है उसे हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है क्योंकि लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है साहब। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। और यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कैसा है बेटा आपके पास में, यहाँ पर जो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास में है वो कैसा है बेटा आपके पास में, पॉजिटिव है। तो समझ में आ गया एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट आपके पास में क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर लाइन मान लो ऐसी बनी होती, अगर लाइन मान लो ऐसी बनी होती तो वाई इंटरसेप्ट क्या होता, ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है ये वाई इंटरसेप्ट होती है आपकी, होती है नहीं होती, ये क्या होता है आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है, एक्स इंटरसेप्ट तो अभी भी पॉजिटिव है। अगर मान लो लाइन ऐसी होती है आपके पास में, तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो जाता है क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगी आपके पास में। मान लो मैं इसे ओडी कह रहा हूँ, तो ये आपके पास में एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगी, और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। अगर आपके पास में लाइन ऐसी होती, अगर लाइन मान लीजिए आपके पास में ऐसी होती, तो यहाँ पे इस लाइन के लिए वाई इंटरसेप्ट ये है और एक्स इंटरसेप्ट ये है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपको इंटरसेप्ट समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है साहब। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटरसेप्ट समझ में आया, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है और जेड इंटरसेप्ट क्या होता है। हालांकि हम जेड की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जेड इंटरसेप्ट की बात हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 12 में करेंगे, जब मैथमेटिक्स में 3D पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल वाली पढ़ेंगे, तब हमारे पास में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको इंटरसेप्ट वाला, ये पूरी राम कहानी आपको, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में कंडीशन बन जाती है कि एक्स इंटरसेप्ट किसको कहते हैं और वाई इंटरसेप्ट किसको कहते हैं। अब आगे की बात सुनिए,
हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है साहब। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारे पास में कई फॉर्मेट होते हैं, ठीक है साहब। तो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी लाइन को निकालने के हमारे पास में जो फॉर्मेट है वो कौन कौन से फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आई बात समझ में क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये सब फिजिक्स में काम आएगा, चिंता मत करिए, ठीक है साहब। ये सब बेसिक चीजें हैं, नींव डल रही है, समझ लीजिए आपकी। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, ठीक है साहब। अगर हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें तो ये पहला केस हमारे पास है। मान लीजिए एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है जिसका आपको पता है कि वो लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, और उस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं x1, y1, और उसका स्लोप आपको पता है m है। स्लोप इसका असली डायग्राम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे केस में तो हम लोग उसको इसका स्लोप 0 हम लोग ले लेंगे, लेकिन ये असली डायग्राम नहीं है लाइन का। असली डायग्राम बनेगा, मैं रफली डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि मान लो ये लाइन है, इसका जो स्लोप m है और एक पॉइंट आपको पता है, तो इसकी इक्वेशन आती है बेटा y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस ऑफ x1। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। इसी चीज को मैंने अभी लगभग 6 से 7 दिन पहले टारगेट के बच्चों को बताया था, उनको पता नहीं था। मतलब आपके जो इसमें ओमकरण का कौन है, कशिश भट्ट है, जैसे आपके स्कूल में पढ़ते हैं वो विदिशा, और उनको भी मैंने बताई थी वाली बात अभी, क्योंकि उस समय जो है मैंने उस समय उनको शायद पढ़ाया होगा, लेकिन उनके दिमाग में बात बैठी नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया होगा शायद उनको 11th क्लास में। ये बेसिक चीजें वैसे पढ़ाया होगा है बस, लेकिन कई बार दिमाग से निकल जाता है क्योंकि बायोलॉजी वाले होते हैं। तो वहां पर भी ये काम आया। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया गया, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो ये फॉर्मूला याद रखना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्वेश्चन आपको बोला गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिव, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप, ऐसे लिख देता हूं, हैविंग स्लोप टू, हैविंग स्लोप टू, बोलो बोलो, बेटा y और x तो इक्वेशन में होते हैं ना हमारे पास में, वो थोड़ा ना होते, वो तो वेरिएबल होते हैं। जैसे अरे इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या पढ़ी आपने 10th क्लास में, ग्राफ में बनाते थे लाइन का, कैसी होती थी लाइन की इक्वेशन, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो वहां पर जैसे x और y रहते हैं, तो यहाँ पे भी तो रहेंगे भाई, लाइन की इक्वेशन में x और y तो होगा ही होगा। अभी तो एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ध्यान से एग्जांपल समझो। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप 2 पासेस थ्रू दिस, तो आपको m मिल गया, ये m है और ये x1 y1 है। तो बताओ लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्यूशन में अगर आपको लिखना होगा तो लाइन की इक्वेशन क्या बना लोगे आप, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1। आपने वैल्यू पुट कर दी, तो आपने बोला जी y माइनस ऑफ y1 की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 2 है और x माइनस ऑफ 3 आपने रख दिया। इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा आपके पास में, y माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 6। सबको उठा के उधर ले जाओ, तो 0 इक्वल टू 2x, y इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू 2x माइनस y माइनस का 2। तो ये आपके पास में लाइन की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, ये आपके पास में लाइन की इक्वेशन आ गई। ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालने पूछते हैं वो, ठीक है, फिजिक्स से उसमें आएगा। लेकिन ये समझ लो बात को, क्या एक ग्राफ बना हुआ दे रखा होगा, ग्राफ की मदद से हमें इस तरह की कंडीशन बनानी पड़ती है, तो हम कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बात समझ में आया नहीं आया आपको, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें कोई डाउट है किसी को कि ये एग्जांपल हमने कैसे किया, डाउट तो बताओ, वरना मैं दूसरे फॉर्मेट पे जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं उसको हम लोग, जिसमें आपको 2 पॉइंट गिवन होते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब स्लोप गिवन नहीं होगा, 2 पॉइंट फॉर्म आपको स्लोप गिवन नहीं होगा। आई बात समझ में क्या, स्लोप गिवन नहीं होगा और आपसे बोलेंगे लाइन की इक्वेशन बताओ, ठीक है साहब। तो मान लो हमारे पास में इस तरह से लाइन है, दिस इज द पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं बेटा, x1, y1, और ये हमारे पास में पॉइंट दे रखा है बी, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, x2, y2। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। तो 2 पॉइंट फॉर्म, ए है x1, y1, बी है x2, y2। अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इसकी इक्वेशन बनेगी y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1 इंटू x माइनस ऑफ x1। ये इसका आंसर आता है। अगर आप इसको ऊपर वाले से मैच करा के देखो तो केवल यहाँ पे एक चीज नहीं आएगी, क्या, ये मैंने लिख दिया बस यहाँ पे m की जगह, और आप जानते हो कि m का असली फॉर्मूला तो यही होता है। अरे होता ना m का ये वाला फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी ऊपर नहीं बताया था मैंने आपको, जब मैंने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख दिया था उसको, ठीक है साहब। तो असली फॉर्मूला तो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कुल मिला के ये भी वही फॉर्मेट है, लेकिन इसमें स्लोप की m की जगह हम लोग ये लिख देते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस ऑफ x1। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
तो ये उसको बोलते हैं हम लोग बेटा 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें भी क्वेश्चन कराओगे समझ जाओगे। इसमें 2 पॉइंट गिवन होंगे, एक को मान लो 3,4, एक को मान लो 5,6, वैल्यू पुट करो x1 y1 x2 y2 की, आपके पास में एक इक्वेशन बन जाएगी, बात खत्म। क्वेश्चन कराऊं तो हाँ बोल दो, वरना आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सब चीजें काम आएंगी आपके पास फिजिक्स में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आई वाज ओमिक है। तो हमारे पास बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आखिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, आई वाज ओमिक, ठीक है साहब। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर मान लो आपके पास में एक लाइन है, या आपके पास में लाइन है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। आपके पास लाइन है और आपको उसका y इंटरसेप्ट पता है। क्या पता है? y इंटरसेप्ट पता है। मान लो y इंटरसेप्ट की वैल्यू c है। कितनी वैल्यू है? c। अगर ये c है तो आप समझ सकते हो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, c होंगे। ये कौन बताएगा कि इसके कोऑर्डिनेट 0, c कैसे आए? ये आपको समझ में नहीं आया तो बताओ कि आपको समझ में आया कि मैंने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, c कैसे निकाले? क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ लो ना बात को। अगर y एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वो डिस्टेंस पता है मुझे y एक्सिस की c है, तो ऑब्वियस है उसके कोऑर्डिनेट 0, c हो जाएंगे, ठीक है। और मान लो इसका स्लोप है m, मान लो इसका स्लोप कितना है m, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? यानी जब आपके पास में पहला केस व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन, व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन, व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन, जब आपके पास में y इंटरसेप्ट गिवन होता है आई वाज में, तो हमारे पास में देखो क्या होता है, आपको कुल मिला के यहाँ पर एक पॉइंट तो पता चल गया ना। इसको मैं नाम दे रहा हूँ x1, y1, और स्लोप मुझे पता है m है। तो मैं कैसे रखूंगा इसको? मैं फॉर्मूला लगा दूंगा सबसे पहला वाला, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1। तो y माइनस y1 की जगह c रख दूंगा, m की जगह m रख दूंगा, x माइनस ऑफ x1 की जगह 0 रख दूंगा। तो कुल मिला के मेरे पास में क्या बन गया साहब? ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे mx, क्योंकि m इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mx, और जब c उधर जाएगा तो प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला फॉर्मूला है ये, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे m का मतलब क्या है बेटा? स्लोप। यहाँ पे m का मतलब क्या है? स्लोप। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसका स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? कौन बताएगा तुम में से, तीनों में से बताना जरा। इसमें से स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? m की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? क्यों बेटा? 90 से बड़ा है, वेरी गुड, शाबाश। ये जो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ऑब्वियस है यहाँ पे थीटा नापना इधर से ही है, थीटा ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ पे m नेगेटिव आएगा। अभी बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जब m की वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वो। अच्छा सी बताओ, यहाँ पे y इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बिल्कुल, तो आप तो पता लगा लोगे ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, बहुत ही आसान है। इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये याद रखना आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसे ही x इंटरसेप्ट के लिए भी इक्वेशन बनती है, बट x इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन जो होती है वो ज्यादा यूज में आती नहीं है। आई वाज सॉल्व में क्या x इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे x इंटरसेप्ट भी गिवन होगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा। चलो मान लो अगर मुझे पता होता है ये x इंटरसेप्ट है d, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी फ्लो में उसे भी करा देता हूँ। चलो ये वाली मान लो डिस्टेंस d है, तो ऑब्वियस है इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर? d, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये डिस्टेंस d थी तो d आ गया। अब कुल मिला के मैं इसके आपकी बार इसे x1 y1 मान लूंगा, और स्लोप तो m है ही, तो इक्वेशन क्या लगाऊंगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1। आई बात समझ में क्या? तो y माइनस ऑफ और y1 कितना है आपके पास में? 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 कितना है? d। तो फॉर्मूला क्या बन गया? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। यहाँ पर d का मतलब क्या है? x इंटरसेप्ट, और m का मतलब क्या है? स्लोप। यहाँ पर c का मतलब क्या है? y इंटरसेप्ट, और m का मतलब क्या है? स्लोप। ये ज्यादा पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दो आप इसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, ठीक है साहब, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है, और आप बहुत ही आसान तरीके से कर भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है आपके पास में, ठीक है। तो स्लोप भी आप डायग्राम देख के स्लोप निकाल दोगे। अगर मान लो मुझे डायग्राम देख के स्लोप निकालना हो तो क्या मैं डायग्राम देख के स्लोप निकाल सकता हूँ? देखते हैं कितने लोग करते हैं। अगर मान लो बेटा मुझे डायग्राम देख के स्लोप निकालना है तो कैसे स्लोप निकालूंगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने लोग उसे सही करते हैं, ठीक है साहब। मुझे आप स्लोप निकाल के बताइएगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके का मेरे पास में ये दे रखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीका दे रखा है, मैं फिजिक्स का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये चिंता मत करो, क्वेश्चन फिजिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है साहब। इस तरीके से मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है लाइक दिस, इस तरीके से एक मेरे पास में ये ग्राफ जो है, एक्चुअली ये गलत हो गया है,
कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए था इसे। सो स्टार्ट फ्रॉम, ये हमारे पास में एक ग्राफ दे रखा है, आई वाज श्योर में क्या, और आपसे बोला जाएगा कि ग्राफ को एनालाइज करो। ये आपके पास मान लीजिए वाई एक्सिस, इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज द वेलोसिटी, ये आपके पास में वेलोसिटी है, और इस साइड में आपको क्या दे रखा है, टाइम एक्सिस दे रखा है। और आपको बोला गया है कि जो ये वैल्यू है ना, ये आपको पास वैल्यू दे रखी है 10, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये 10 है, 10 का मतलब समझ गया ना, जीरो ओरिजिन से लेके ये पॉइंट 10 है, और ये जो पॉइंट है आपके पास में यहाँ से फ्लैश मार के 5 बोला गया होगा, यानी ये पॉइंट 5 है। आई वाज श्योर में क्या, अगर मान लो मुझे एक्सलेशन निकालना हो, मैं कैसे निकालूंगा, कौन बताएगा भाई, इसका एक्सलेशन निकाल के कौन बता सकता है। देखो क्वेश्चन फिजिक्स का है ये, अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ाई। हाँ भाई बोलो, कोई बता सकता है इसका एक्सलेशन कैसे निकालूंगा। पहले मुझे बताओ ये कैसा ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ऑब्वियस है, अगर मुझे एक्सलेशन निकालना है तो मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, स्लोप। स्लोप मतलब मुझे tan थीटा चाहिए, ठीक है साहब। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि पहले सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल दो, आपको इतना तो पता है कि थीटा नपेगा इधर से, भाई इसका मेजरमेंट तो इधर से होगा ना थीटा का, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इट मींस दैट वी कैन कंक्लूड दैट m शुड बी नेगेटिव, m शुड बी नेगेटिव। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m हियर, यहाँ पे उसका m का मतलब क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। अरे भाई यहाँ पर m का मतलब एक्सेलरेशन है या नहीं है बताओ, क्यों है भाई यहाँ पे m का मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ना बेटा, वो एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए साहब, तो कुल मिला के मुझे थीटा निकालना है, ठीक है। तो आप करोगे क्या, देखो आप इसको इस तरीके से निकालो, भाई मुझे निकालना है स्लोप, एक्सेलरेशन निकालने का मतलब मुझे चाहिए tan थीटा। tan थीटा मतलब मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ध्यान से, मुझे ये वाला पॉइंट पता है, मुझे ये वाला पॉइंट पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलना कितने आएंगे, अरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो भाई, 0,10, वेरी गुड। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलना कितने आएंगे, बोलो बेटा, कोई बात नहीं, 5,0। चलो किसी एक को x1 y1 मान लो, किसी एक को x2 y2 मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया ये वाला हमारे पास में जो है x2, y2 है, ये हमारे पास क्या है बेटा, x2, y2 है, और ये हमारे पास क्या है बेटा, x1, y1 है। ये हमारे पास क्या है बेटा, x1, y1 है। पहले मैं अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको स्लोप निकालना सिखा रहा हूँ। बताना जरा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला बोलो भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोला था नहीं बोला था, y2 बोलना जरा कितना है, y2 10 है, y1 कितना है 0, डिवाइडेड बाय x2 कितना है 0 है, और x1 कितना है आपके पास में 5 है। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो, दिस इज 10 अपॉन माइनस 5, सो दिस इज व्हाट -2। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप ऑटोमेटिकली -2 आ गया, वैसे भी -2 ही आना चाहिए, हमें पता है कि स्लोप नेगेटिव है। अगर हम कैलकुलेशन करते समय मान लो हमारा पॉजिटिव आ भी जाता तो हम अपने आप उसे नेगेटिव सब मान लेते, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो थीटा हम लोग निकालेंगे वो क्या आना चाहिए बेटा, इट शुड बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप नेगेटिव ही है इस लाइन का। ये देखो ना, अभी आपको क्या क्यों सिखाया मैंने। अच्छा आपने जो स्लोप निकाला है, वास्तव में जो y2 माइनस y1 था वो y2 माइनस y1 नहीं था बेटा, भाई y का काम कौन कर रहा है, वेलोसिटी। इसका मतलब इसको अगर मैं आपकी मन की आंखों से आपको दिखाऊं तो इसी चीज को ध्यान से देखो, इस m में आपको a नजर आएगा, और y2 माइनस y1 की जगह आपको v2 माइनस v1 नजर आएगा, और x2 माइनस x1 की जगह आपको t2 माइनस t1 नजर आएगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस में टाइम है बेटा, नहीं समझे, अरे समझे या नहीं समझे यार। और इसको सॉल्व करो तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, -2। मतलब ये देखो, अच्छा यहाँ पर अब इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, पहली बात तो यहाँ से निकलेगी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन है, ब्रेक लगाए जा रहे हैं, ब्रेक अप्लाई किए जा रहे होंगे। जैसे गाड़ी की में ब्रेक लगाते तो रिटार्ड होती है ना गाड़ी, मतलब उसकी स्पीड लगातार घटती आती है। देखो इसको ऐसे समझो, जब टाइम 0 था, देखो ये ऑरिजिन है बेटा, अगर यहाँ पे लिखा है 0,0, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी भी 0 है और टाइम भी 0 है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, दिस ग्राफ, है ना भाई। अगर x एक्सिस y एक्सिस होता तो x0 y0, अगर वेलोसिटी और टाइम है तो टाइम 0 और वेलोसिटी 0। ओके, इस पॉइंट पे तुम गए, यहाँ पे तुमने बोला 0,10, 0 मतलब x था, x मतलब टाइम है, और 10 मतलब y था, y मतलब वेलोसिटी है। यानी इस पॉइंट पर जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 10 थी, जब टाइम 0 था तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, देखो जब तुम यहाँ आए तो वेलोसिटी ये आ गई, यहाँ पे आ गई, कम हो गई वेलोसिटी, आपको दिख रही है ना ये वाली वेलोसिटी, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है आपके पास में कम होगी नहीं होगी, देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये एक बार रुक जाओ थोड़ा, राइटिंग पैड में गड़बड़ हो रही है, ठीक है साहब। यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, फिर टाइम और बढ़ा, यहाँ पे टाइम आया तो वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, देखो ये रही वेलोसिटी, फिर टाइम और बढ़ा तो वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, फिर टाइम और बढ़ा तो वेलोसिटी यहाँ पे आ गई। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है साहब। अरे यार ये एकदम, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है।
समझ में आया नहीं आपको? ठीक है साहब। तो कुल मिला के टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी घटती गई। फाइनली जब टाइम 5 सेकंड हो गया, अगर ये टाइम सेकंड में है तो मान लो जब फाइनली जब टाइम 5 सेकंड हो गया उसमें वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि जब आप यहाँ पहुंचोगे तो आपका वेलोसिटी यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब फाइनली वो रुक गया। समझ में आया नहीं आया क्या? लेकिन सबसे पहली बात तो यहाँ पे ए जो है -2 तो है, लेकिन ए कांस्टेंट है, मतलब -2 ही है, चेंज नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बेटा? बताना जरा, क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? अच्छा चलो, चेंज वाला एक्सेलरेशन कैसे दिखता है, कौन बताएगा? जो एक्सेलरेशन चेंज होता है उसमें क्या खासियत होती है? कोई भी अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हो। वो ऐसा कुछ होता, a इज इक्वल टू 2t प्लस, मतलब टाइम का कोई फंक्शन होता है एक, मतलब एक्सेलरेशन टाइम की फॉर्म में दिया होता, या एक्सेलरेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होता। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे x बदलने पर ये बदल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है साहब। और यहाँ पर देखो टाइम बदलने पर ये बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर t कहाँ है बताओ? ये तो केवल -2 है ना, तुम कुछ भी कर लो लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है। समझो बात को, वेलोसिटी घट रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब पता है क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी घट तो रही है लेकिन सेम टाइम में सेम घट रही है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल घट रही है। जैसे मान लो पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी, मान लो पहले 10 थी, पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से 8 हो गई, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी 8 से 6 हो गई, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी 6 से 4 हो गई, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी 4 से 2 हो गई, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब वेलोसिटी घट तो रही है लेकिन हर सेकंड में केवल दो ही कम हो रही है। समझ में आया नहीं आया? तो ऑब्वियस है, जो वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी तो यूनिफॉर्म आएगा ना भाई, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना? और यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा? यूनिफॉर्म हो रहा है। समझ में आया क्या? तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इस बात का सब, इसका उल्टा आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा था वो यूनिफॉर्म था, तभी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आएगा। समझ में आया नहीं आया आपको? तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज हो जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2। तो आपको समझ में आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या रोल है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब चलो इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल देते हैं आपसे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? ठीक है साहब, यही क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये बोला गया है फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। आई बात समझ में? ऐसे ही ग्राफ दिया गया, मतलब छोटा सा। ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? ठीक है साहब, आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, जरा मैं इसे मिटा दूं। ठीक है साहब, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है साहब, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, मिट जा भाई। ठीक है साहब, अगर आपसे मैं बोलूं कि चलो हाँ भाई, एक आपको ऐसा ही ग्राफ दे दिया, देखो सवाल अगर आपको ये समझ में आ रहा है इसका मतलब आप जो है चीजें बहुत जल्दी आगे समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब फिजिक्स आपके दिमाग में आएगी। ठीक है साहब, फिजिक्स आपके दिमाग में आ जाएगी बेटा अगर आपने ये समझ लिया तो। ठीक है, वरना आपको जो है बहुत दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, ओके, समझ में आया नहीं आया आपको? ठीक है साहब, इस तरीके से जो है आपके पास में दिया गया है। ओके, और ये सब मिटा दिया मैंने। ऐसी तो था भाई, हमारे पास लाइन था, है ना, हमारे पास में एक लाइन दे रखी थी। अब क्या क्वेश्चन बोला मैंने? फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, यानी वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। बात समझ में आ रही है? वो हमें यहाँ निकालना है। तो देखो आपको पता है भाई ये वेलोसिटी और टाइम है। भाई आप जब इक्वेशन निकालते हो लाइन की तो किस में रिलेशन? भाई आप जिन्हें जो इक्वेशन निकाली है ना बेटा, इक्वेशन में क्या क्या होता है? एक्स होता है, वाई होता है, इसका मतलब वो एक्स वाई में रिलेशन है। अरे यार, जो आप इक्वेशन निकालते हो वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जैसे आपने ऊपर इक्वेशन निकाली थी अभी, तो आपकी इक्वेशन का आंसर क्या आया था? 2x - y - 2 = 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x - y - 2 = 0। यहाँ से आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2x - 2 = y। इसका मतलब कि y जो है वो x के डबल करके 2 माइनस करके y आ जाएगा। यानी अगर मैं x का ट्वाइस कर दूं और उसमें से 2 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो y आएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ऐसे ही अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, बोला जाए कि रिलेशन निकालो वेलोसिटी और टाइम में, तो आप कैसे निकालोगे रिलेशन वेलोसिटी और टाइम में? अगर आपको वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट कितने थे आपके पास में? 0, 10। और आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट कितने थे आपके पास में? बोलो। 5, 0। आई बात समझ में क्या? तो फिलहाल के लिए मैं इसको y एक्सिस मान रहा हूँ, इसको x एक्सिस मान रहा हूँ, ताकि आप चीजें समझ सको। तो एक को मान लो x2, y2, और एक को क्या मान लो बेटा? x1, y1। और 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्मेट लग जाएगा इक्वेशन निकालने के लिए। y - y1 = y2 - y1
अपॉन x2 माइनस ऑफ x1 टाइम्स x माइनस ऑफ x1, इसलिए सिखाया जाता है बेटा ये सब। तो दिस इज y माइनस y1 कितना आपके पास में 0, y2 कितना है 10 माइनस 0 अपॉन x2 कितना है 0 माइनस 5 x माइनस x1 कितना आपके पास में 5। ओके सो दिस इज 5, ये हमारे पास कितना है बेटा 5 है। ठीक है साहब, ये हमारे पास यहाँ पे 5 है। एक मिनट, ये थोड़ा सा राइटिंग पैड में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 5, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो -2 बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 5। इसको और आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। जब इसे और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस माइनस का प्लस 10। भाई बात सॉल्व में क्या, और अब आपको पता है कि y की जगह मैं वेलोसिटी रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा माइनस का 2t, क्योंकि x की जगह मेरे को टाइम लिखना है, x एक्सिस का काम कौन कर रहा है, मेरा टाइम एक्सिस, और प्लस ऑफ 10। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये किस में रिलेशन आ गया बेटा, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ गया। सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? तो इस तरीके से मैं वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाल सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी चीज है। समझ में आया नहीं आया बेटा आपको? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? बोलो साहब, क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना समझ में आ गया आपको? तो हमारे पास में जो वेलोसिटी होती है वो -2t + 10 के इक्वल यहाँ पे आ गई। ठीक है, चलिए अब तो कुल मिला के आपको ग्राफ इस तरीके से आपको एनालाइज करना आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपने ये चीज समझ लिया, ऊपर वाला सिस्टम समझ में आ गया, तो ही आप ग्राफ को समझ पाओगे, वरना ग्राफ को आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ओके। बाकी चीजें धीरे धीरे आप सीख रहे हो, तो अभी जब हम कुछ चीजें फिजिक्स में भी सीखते हैं, कुछ इस समय भी सीखते हैं, समझ लो बात को क्या, तो आपको चीजें और अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएंगी। ओके, तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज है, और इतना बहुत है आज के लिए। अभी 7:30 बजे लिंक भेजता हूँ, फिर आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।